विष्णु सर नमस्कार। नमस्ते। सिलेबस देख लिया? बिल्कुल सिलेबस देख तो लिया। खैर हम सब ने ही देख लिया कि क्या हाँ, चीज़ें आ गई हैं। विष्णु सर ऑलरेडी आप तो जॉब में हैं। आपने सिलेबस देख के अपने दिनों की याद तो आ गई होगी बिल्कुल आ गई। हाँ, सिलेबस चेंज कि हो हाँ, एक होता ही है। टाइम हाँ, था हाँ। उस समय के सिलेबस में और अब में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस करोगे जो अभी आने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करोगे कि आपके टाइम से कैसे डिफरेंट है, तो क्या ध्यान रखना है? देखो एक्चुअली क्या है कि 2018 और 2021 तक का जो पैटर्न था वो थोड़ा अलग था। उसके बाद में थोड़ा पैटर्न हाँ, इसका चेंज हुआ है। और पहले कट ऑफ ज़्यादा जाती थी, अब कट ऑफ कम जा रही है। इसके भी कई कारण हो सकते हैं क्योंकि सिलेबस जो है आपको बढ़िया से दे दिया गया है। अब इसके अंदर क्या है कि चेंजेज़ यूपीएससी पैटर्न को फ़ॉलो कर रही है आरपीएससी। हाँ, कुछ-कुछ टॉपिक्स ऐसे ऐड कर दिए कुछ-कुछ गए हैं। टॉपिक डायरेक्ट यूपीएससी से उठाए हैं, जैसे हुँ, इटली का नाजीवाद और फासीवाद जो है, बिल्कुल। वो वहीं से उठाया गया टॉपिक है। अब इसमें क्या है कि भाई टाइम चेंज हो गया, सिलेबस चेंज होना बनता है, हर 5 साल में सिलेबस चेंज कर 2021 के बाद में अब चेंज हो गया है। डायनामिक्स भी तो चेंज हाँ, हो ना गया है सही साथ तो बात अब क्या है कि करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है बढ़ गया है। पहले भी करंट अफेयर्स आपके इकोनॉमी वाले पार्ट में और पॉलिटी वाले पार्ट के अंदर आता था। अभी मैंने देखा कि इंडियन पॉलिटी वाला जो पार्ट है, पॉलिटी मिला के वो 85 मार्क्स का हो गया है। है। हाँ, तो वो काफ़ी मुझे मार्क्स लगता बढ़ है गए कि हैं वो उसमें। सारा का सारा ही जो करंट अफेयर्स बेस पे आएगा। भाई न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, राजस्थान की सूजस वगैरह पढ़नी होगी। अगर इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे जो है एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अब इसके अंदर थोड़ा मैंने देखा कि कुछ पॉलिटी में चेंज हुआ है, कुछ ज्योग्राफी में चेंज हुआ है, कुछ एथिक्स में चेंज हुआ है। एथिक्स में जैसे लिबरल सोसाइटी वाला टॉपिक डाल दिया। अब वो नॉर्मल टॉपिक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो आप बेहतर तरीके से जो है आपके आंसर को आप फॉर्मेट करके लिख पाएँगे। जैसे आईआर है, पहले भी आईआर था, अभी क्या है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हमें पढ़नी है, वो सारी की सारी इसने आपके सिलेबस में दे दी है आरपीएससी ने कि आप जो है इनको जो है स्टडी कीजिए। अब इनके ऊपर हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए और अगर हम इनको लेके आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस बेहतर तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। और चूंकि जैसे आरपीएससी कह रही है कि जो पैटर्न है वो ट्रेडिशनल पैटर्न से यूपीएससी की ओर जा रही है, तो जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे तो संभावना ये है कि आगामी एग्जाम जो होगा मेंस वाला, उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे कि आप अपनी थॉट्स जो है वो एग्ज़ैक्टली। एग्जामिनर तक पहुंचाइए। एनालिसिस आपको एनालिसिस लिखना बेस्ड पड़ेगा वो थॉट्स। लिखना पड़ेगा, उसका पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मार्क्स भी बढ़ गया है, 15 मार्क्स का हो गया ना। नहीं, 10 नंबर का ही है 10 लेकिन नंबर का वर्ड्स बढ़ गए। वर्ड्स बढ़ वर्ड्स गया। बढ़ हाँ, गए। तो वो वर्ड्स 150 हाँ, 150 वर्ड्स का हो गया। तो उसके अंदर वही है कि शुरू कैसे करेंगे, उसकी लास्ट उसका जो है एंडिंग अप्रोच कैसा होगा। तो इन चीज़ों की बिना प्रैक्टिस हम जो है चीज़ें संभव नहीं हो पाएगी कि हमने यहाँ रटा और यहाँ जाके लिख दिया। एग्ज़ैक्टली। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जैसे कुछ चेंजेस पबेड में हुए हैं, कुछ लॉ में। अब लॉ के अंदर दिखने में बड़ा टफ दिख रहा है, बी ने कितनी धाराएँ दे दी, इस एक्ट की कितनी धाराएँ दे दी, लेकिन पहले से ज़्यादा ईज़ी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला ये पैटर्न हो गया है। क्योंकि आप अधिकारी बन के जाएँगे तो भी जो है आपको इन चीज़ों की समझ अगर मजबूत रहेगी, तो आप अच्छे से और ज़्यादा काम कर पाएँगे। ठीक है? ऐसे ही व्यवहार के अंदर हुआ है। व्यवहार के अंदर देखो आप एक पॉइंट को छोड़ के सभी पॉइंट के अंदर कार्यस्थल पर तनाव, है ना? कार्यस्थल, कार्यस्थल, कार्यस्थल की बात करी गई है। तो वो क्या है? वो ये चाह रहा है कि जो मतलब एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर आप काम करेंगे तो वास्तव में तनाव आता है, समस्याएँ आती हैं और ऐसी समस्याएँ आती हैं जो किताबों में नहीं मिलती है। तो उनका क्या है कि ऑन द स्पॉट डिसीज़न लेना पड़ता है हमें। तो ये चीज़ें सिखाने का प्रयास कर रहा है और मुझे लग रहा है कि ये वास्तव में आप यूपीएससी अप्रोच अक्सर पे मॉक गया है। इंटरव्यू में भी बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते हो। हाँ, ये तो देखो मतलब तनाव आएगा, इसको कैसे हम जो है स्ट्रेस रिलीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। गणेश सर, आपका क्या से है फर्स्ट लुक में अगर सिलेबस में देखें, आप तो करंट अफेयर्स पूरा फ्रेम करते हो इतने जी। टाइम से। सबसे पहले सर देखा जाए तो पैटर्न चेंज हुआ है, 2 मार्क के क्वेश्चन हटे हैं सर। तो इससे एक चीज़ तो पता चल जाती है कि आंसर राइटिंग अब गेम में आएगी। मेंटरशिप और आंसर राइटिंग की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हमने पिछले 2 महीने से देखा है कि कट ऑफ काफ़ी कम जा रही है ना, जिससे कि पता चलता है कि अब आंसर राइटिंग जो स्किल्स है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो मेंटरशिप काफ़ी गेम में आ जाएगी 2 मार्क्स हटने के बाद। और करंट अफेयर्स का ऐसा है कि सर अब स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली ये थोड़ा मेंशन कर मेंशन दिया किया हुआ है वहाँ है, पे। एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया हुआ है कि भाई राजस्थान स्पेसिफिक जो न्यूज़ है वो कवर की जाएगी। ठीक है, उनको इम्पोर्टेंस दिया तो जाएगा। कौन सी मैगजीन, मतलब स्टूडेंट को क्या रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना है या फिर जैसे चलो हम भी मैगजीन्स बनाते हैं, बट आप क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को? सर अपनी पूरी तेज सिविल की टीम के द्वारा यही सजेशन होता है कि जो ऑफिशियल चीज़ें होती है या फिर ऑथेंटिक चीज़ें होती है, जैसे सुजस मैगजीन हुई या न्यूज़पेपर है, उनको डेली फॉलो करना है। इसके अलावा अपनी टीम के द्वारा डेली मैगजीन्स, मंथली मैगजीन निकाली जा रही है और डेली की जो न्यूज़ क्विज हम क्विज लोग दे निकाले रहे जा हैं, रहे हाँ। हैं, वो हेल्पफुल होगी आपके लिए। ठीक है,
थैंक यू। इसमें जैसे पीआईबी भी ऐड कर सकते हो आप, जी। अखबार ऐड कर सकते हो, हाँ। सूजस बुलेटिन मतलब ऐड कर अब सकते बच्चे हो। को ना अखबार खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, खुद से मतलब ये पढ़ना अपने को पड़ेगा। सजेस्ट करना है कि भाई हाँ ये पढ़ स्पून सकते फीडिंग हैं। से नहीं भाई होगा। बहुत डायनामिक होना पड़ेगा इंग्लिश हमें। मीडियम है तो द हिंदू पढ़े, अगर हिंदी मीडियम है तो वो कोई भी दैनिक जागरण या फिर पत्रिका राजस्थान या फिर पत्रिका कोई, हाँ। बहुत अच्छा न्यूज़पेपर से एनालिसिस करके नोट्स बनाए तो हेल्पफुल होगा। एक पहले ही होता था सर, जैसे फैक्चुअल चीजें है ना, मैगजीन से बच्चे याद कर लेते थे लास्ट में आते आते, अब वो गेम खत्म हो गया है, आपको गो थ्रू होना अब वो पड़ेगा थोड़ा उन स्टेटमेंट न्यूज़ वाइज से। क्वेश्चन, आप जैसे हाँ, आपने हाँ। बताया था। सर एक चीज और चेंज हुई है, अगर वो अगर जैसे कोई न्यूज अपन कोई जो करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ते हैं तो जो उसमें लिखा है वो तो प्रश्न में दे रहा है, वो हाँ। उससे आगे Exactly. पूछ रहा है वो कि ये अब बताइए आप। अब ऐसे पूछा जा रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कि इंडिया ने किसी के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या मतलब वो प्रोविजंस कौन कौन से, प्रोविजंस थे, वो सब उन पर उनके क्वेश्चन पूछ फैक्ट्स रहे भी हैं। है हाँ, ना। और दो दो तीन तीन स्टेटमेंट्स बन रहे हैं। पहले डायरेक्टली पूछ लेते थे कि इंडिया ने किसके साथ किया। और सर इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो करंट अफेयर जिसमें कोष्टक में लिखा हुआ है राजस्थान के विशेष संदर्भ में, हाँ तो मेंशन है। उसमें दिक्कत ये है कि जैसे अगर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हुआ प्रोग्राम चल रहा है तो उसका राजस्थान पे इम्पैक्ट जा रहा है। हाँ। हमने ओमान के साथ सीपा किया है तो उसका हमारे हम्म। कपड़ा उद्योग पे फर्क पड़ रहा है। उसने टैरिफ इंक्रीज किया है तो हमारे निर्यात पे फर्क पड़ रहा है राजस्थान पे। तो ऐसा नहीं है कि ये सब अलग अलग है, ये सब आपस में मिले हुए हैं। अगर इनको ऐसा एस्केप नहीं कर सकते कि ये तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, हम इसको मतलब होलिस्टिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। नीलम मैम, आप तो ज्योग्राफी देख रही हैं, तो ज्योग्राफी में लोग बोलते थे कि यार ये तो हो जाता है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अब क्या चीज लगता है आपको सिलेबस को देख के? वैसे तो देखा जाए बहुत इतना बड़ा परिवर्तन तो ज्योग्राफी में नहीं हुआ जितना बाकी सब्जेक्ट में हुआ है, बट लेकिन मेरे ख्याल कुछ से चीजें चीजें चेंज हो कुछ जाएंगी वर्ड्स जब, ऐसे हाँ। मैनिपुलेटिव हो गए हैं कि उनको अब आपको बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूँ प्री की, तो हम जैसे कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो ऐड कर दिए जो कि हम पहले नहीं पढ़ते थे। फिर जैसे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कर दिया। एसआईके में भी जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन है, बट वो क्वेश्चंस तो अब जैसे फ्रेंच के भी पूछ क्लाइमेट रहे हैं। चेंज सिर्फ वर्ड मेंशन है, अब हमें हाँ। पता ही नहीं कि वो क्लाइमेट चेंज कितने लेवल पे जाके पूछ सकता है तो उसमें। अब जैसे यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में ये नहीं है कि सीज को नहीं पढ़ेंगे या बेस को नहीं पढ़ेंगे या ट्रेंसेस को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो पहले ऐसे एग्जाम बिल्कुल। में पूछ रहे हैं। दूसरा, इंडिया में जैसे पहले एक टॉपिक था कि मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, तो हम क्या करते थे कि एनसीईआरटी में मेजर और माइनर रिवर्स है उनका बाइफर्केशन दे रखा है, वहां से कर लेते थे मेजर रिवर्स। अब क्या कर दिया है कि ड्रेनेज पैटर्न एंड इम्पोर्टेंट रिवर्स, तो इम्पोर्टेंट तो कोई भी रिवर हो सकती एग्जैक्टली। है ना, तो सारी रिवर्स करनी पड़ेंगी। प्लस जो ड्रेनेज पैटर्न है ना, वो पैटर्न दिखने में बहुत छोटा शब्द है लेकिन वो अपने आप में बहुत वास्ट है। वहां से ड्रेनेज पैटर्न जैसे ट्रेलीज है, डेंड्रेटिक है, किस किस तरह के पैटर्न होते हैं, कैसे रिवर्स फ्लो करती हैं, उनका मैच्योर स्टेज है, ओल्ड स्टेज है, यानी कि कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा, फैक्चुअली इतना नहीं इवन जा जैसे रहा इसमें है। ये फिजिकल एस्पेक्ट्स लिखा हुआ है हाँ। अब पहले तो सिंपल लैंड फॉर्म्स लिखा हुआ था तो नाम रट के चले हाँ, गए, उसमें ठीक है। माउंटेन्स की पीक्स एग्जैक्टली, देख अब लेते चीजें थे ऐसी नहीं और होंगी, अब वो। आपको हाँ। कॉन्सेप्ट्स देखने पड़ेंगे। फिर जैसे मिनरल्स में 4 मिनरल के नाम ऐड पहले थे थे, पहले, तो अब वे नहीं है। पूछ लिए। अब आपको धात्विक है धात्विक हाँ। दोनों ही तरह के खनिज करने हैं। तो मतलब आप डीप में जाके पढ़ना डीप पड़ेगा। में भी कुछ टॉपिक ऐसे भी ऐड हो गए जो पहले नहीं थे, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी में सर लाइफ स्टॉक ऐड कर दिया है ना, इंडिया वाले में जैसे इरिगेशन ऐड कर दिया है, तो ओवरऑल जो वास्टनेस है वो बढ़ गई है ज्योग्राफी की। मैम यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ बच्चों के लिए कि जैसे मिनरल्स दे रखे हैं उसमें पहले स्पेसिफाई था अभी नहीं है, तो क्या मतलब बच्चों को ऐसा करना चाहिए कि जो राजस्थान बोर्ड वाली बुक में और एनसीईआरटी के अंदर जो मिनरल दे रखे हैं पहले उनको अच्छे से कर लें बजाय सारा ही 50 60 100 रटने के? हाँ सर, बिल्कुल, वो तो करना ही है, हाँ, वो इसके ऑथेंटिक बुक्स अलावा जो है। मेरा एक सजेशन ये भी रहता है कि अभी ये तो करना ही है, इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जैसे मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स आती है उनमें किसी मिनरल का प्रोडक्शन एकदम से हाइक हो गया, कोई नई माइन मिली है, बहुत बड़े भंडार मिले हैं, तो वो मिनरल्स ऑटोमेटिकली करंट अफेयर्स के तो वो हिसाब से करंट हमारे अफेयर लिए रिलेटेड हो गया इम्पोर्टेंट हो पूरा। मतलब जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन होता इसका है। मतलब ज्योग्राफी भी करंट अफेयर बेस आ रही है। बिल्कुल। हाँ, वो करना ही पड़ेगा। इसलिए बाकी जैसे टूरिज्म था पहले, सर्किट्स और सेंटर्स दिया हुआ था, तो नाम याद कर लियो सर्किट में कौन कौन से अब सिर्फ एक हुआ है। वर्ड अब मेंशन किया। टूरिज्म है, अब टूरिज्म का इम्पैक्ट भी आएगा। हम जैसे विदेशों से टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, इवन उनसे स्कीम्स क्या, भी अगर हाँ, टूरिज्म क्या सेक्टर में फायदा हो रहा है, पॉलिसीज आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भी राजस्थान पत्रिका में पूरा मतलब आया है खबर कि जो है राजस्थान 5वें पायदान पे है टूरिज्म में, पिछले वर्ष से 28% ज्यादा ग्रो कर गए हैं, मैक्सिमम यहाँ आए हैं। तो हो सकता है ये फैक्ट में ही दे दे, ये फैक्ट ऐसे में दे दे रहे हैं दे, सर। ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए।
इको टूरिज्म है, हिल टूरिज्म है। बहुत अभी सारे जैसे धार्मिक टूरिज्म बहुत बड़ा है, अगर डोमेस्टिक टूरिस्ट की अपन बात करें तो सीकर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो ये एकदम से अगर किसी ने नहीं पढ़ा है या अवेयर नहीं है करंट अफेयर से, तो इस तरह की और चीजें skip इनफैक्ट हो जो जाती करंट हैं। अफेयर्स है उन्हें आप अपने आंसर्स में काफी अच्छे से आपको connect वैल्यू कर एडिशन सकते वाली हैं। चीज करनी फॉर पड़ेगी। एग्जांपल अगर मिनरल्स के ऊपर मेंस का आंसर है या फिर पॉलिटी पे है या इकोनॉमी पे कोई का आंसर है, तो उसे आप करंट अफेयर से लिंक कर सकते हो, उससे आपका आंसर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अब सर निकल जैसे जाएगा। एक टॉपिक पहले भी था, हालांकि अभी भी उसमें टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया अलग से। अर्थक्वेक और वॉल्केनो का एक टॉपिक है, वर्ल्ड में हम पढ़ते हैं, इंडिया में इसको मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इंडिया भी तो वर्ल्ड का एक पार्ट है। अब मान लो 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, तो ये बच्चे को बुक्स में ढूंढना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा इसके लिए, तो कंसेप्ट क्लियरेंस तो जरूरी है ही। किशोर सर, हिंदी का क्या चाल है? सर एक तो वेट एंड एक तो वॉच, ऐसे क्या बिल्कुल। वेटेज बहुत बढ़ मैं तो गया ये है। कहूंगा सर, जो पूरे डिबेट का जो निष्कर्ष है सर, लोगों ने बहुत विस्तार से बता दिया। वेट एंड वॉच खत्म हो गया, और ये जो आपका टैगलाइन है तेज का कि किताब वाली टेस्ट सीरीज, उसकी रिलेवेंसी फिर से मतलब एक तरह से बढ़ेगी, फिर से बिल्कुल बढ़ेगी। सही। और निबंध जो है वो बहुत डिसिसिव हो जाएगा, क्योंकि 40 अंक का है निबंध है, 6 सेक्शन में बांटा है, 600 शब्दों में लिखना है। तो यूपीएससी वाले वैसे एस्पिरेंट्स जो पहले किसी वजह से आरएस देने से हिचकते थे, उनके लिए भी एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी का गेट खोल दिया आरएस। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऐसे सोच के चले जाओ कि निबंध तो लिख देंगे, नहीं नॉट बिल्कुल है ना? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल। कम से कम 20-25 जितने भी आपकी कैपेसिटी, आपको वो प्रैक्टिस करके वो आना लिखने पड़ेगा पड़ेंगे इसमें। सर। और दूसरी चीज क्योंकि 40 नंबर बहुत ज्यादा है सर। 40 और नंबर सर एक निर्णायक है। चीज ये भी हो गई है सर, पहले क्या था, हिंदी के लिए अलग निबंध करते थे, इंग्लिश के लिए अलग करते थे, अब जिसका जो मीडियम है उस अब हिसाब वो से बराबर कर सबकी दिया हो ना गई इंग्लिश है, और हिंदी को। तो वो इक्वल इक्वल लेवल हो गया है। अच्छा, एक और चीज है सर, अब एक तरफ निबंध के ही सिर्फ 40 नंबर, और एक तरफ एक इतना बड़ा सब्जेक्ट उसके 20 नंबर भी नहीं हो रहे, बिल्कुल 15 नंबर भी नहीं, और उसके लिए हम लोग टाइम लगा देते हैं, मतलब 50 घंटे भी, 60 घंटे भी लगा देते हैं लोग ना। तो ये भी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। कुल मिला के ये सब Importance- कहानियां छोड़नी पड़ेंगी अब एग्जैक्टली, हमें। मतलब वो देखना पड़ेगा कि किसको जितना टाइम देना है, किसको नहीं किसको देना, नहीं आपको देना है। प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा इस चीज विष्णु सर जो कह रहे थे सर, उसी बात का विस्तार है कि अब एनालिटिकल एबिलिटी जो होगी, अब 6 सेक्शन बांटा है उन्होंने, लैंग्वेज डाला है, करंट अफेयर्स, टूरिज्म, साइंस, इकोनॉमी। अब ये 6 सेक्शन अलग अलग है, मतलब अलग अलग सेक्टर का है। अब बच्चे उसको पढ़ेंगे, 600 शब्दों में लिखना भी है। अब हम डेली 10,000 20,000 शब्द पढ़ते हैं, उसको समराइज करके 600 शब्दों में लिखना, यानी आर्ट ऑफ राइटिंग जो लेखन की कला है, वो जब तक लिखेंगे नहीं विकसित नहीं होगी। और निबंध उनके और ये अंतिम परीक्षा फल में जितने भी टॉपिक दिए, जीएस वाले टॉपिक है। जीएस आप टॉपिक है सर। पेपर 1 2 3 स्टडी करेंगे, आपका निबंध। निबंध तैयार हो निबंध जाएगा। लेकिन वो अगर लिखना आप- पड़ेगा। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो, प्रैक्टिस। क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस क्या करेगी, आपके 40 में से 4 दिलाएगी, और प्रैक्टिस आपको 22 दिलाएगी। डिफरेंस देख लीजिए आप। फर्क हो तो जाएगा। कहीं ना कहीं सर, अब वो जो जीएस फाउंडेशन बैच और इस सब का जो है, उस निर्भरता को खत्म करते हुए ये राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, इसको ज्यादा मतलब मुझे लगता है सर, मतलब टेस्ट बनाया का इसको। इम्पोर्टेंस टेस्ट का आपको इम्पोर्टेंस को फिर से ध्यान में बढ़ेगा। रखना पड़ेगा कि आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए 2 मुख्य परीक्षाओं ने यही बताया है कि आप जो है ऑथेंटिक सोर्स पढ़िए, बिल्कुल सूजस पढ़िए, पीआईबी देखिए, राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी पढ़िए, और ये बिल्कुल प्रूफ भी हुआ है। टेक्स्ट बुक पे डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, एक सर जैसे साइंस है, साइंस में अभी आपने देखा होगा कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं डाले हैं, तो यहाँ पर ये ना टेक्निकल बहुत ज्यादा हो जाएगा 5 मार्क्स होने की वजह साइंस में से। तो आपको कॉन्सेप्ट साइंस लिखना का- पड़ेगा, आपको साइंस ब्रीफ का करना बहुत पड़ेगा वो technical हो सारा। जाएगा। टू द पॉइंट लिखना होगा जो आप वहाँ पे वो वर्ड्स का भी गेम है। हाँ, आप ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दोगे। जीएस में तो चलो ठीक है, आप कुछ वर्ड, लेकिन साइंस में तो आपको भाई बहुत ज्यादा एग्जैक्ट, टेक्निकल 5 हाँ, मार्क्स वो साइंस के वर्ड्स आने चाहिए आपके आंसर। आंसर में। और दूसरा ऐसे राइटिंग में ना, अभी जैसे सर बता रहे थे, ऐसे राइटिंग का एक ये भी है कि आपको कंटेंट तो जीएस से मिल जाएगा सर, ठीक है ना, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट हाँ, होता है, वो ऐसे का अलग होता वो है। फ्लो होना चाहिए तो आपका जब ऐसे। तक आप 40-50 ऐसेज नहीं लिखोगे, तब तक आपको वो स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। अब देखिए सर, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अमूमन हम पाई चार्ट, ग्राफ्स, इन सब का प्रयोग नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। ऐसे में हम पॉइंट वाइज भी नहीं लिखते हैं। Point wise ऐसे का जो अपना स्ट्रक्चर Flow होता होना है चाहिए। वो फॉलो। अब जीएस पढ़ना, कंटेंट तो आपको वहां से लेना है, लेकिन लिखना कैसे है वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिख नहीं पाएंगे। वो आपसे सीखेंगे सर सब। हाँ, क्योंकि आपकी क्लास अवेटेड रहेगी सही बच्चों के लिए। और सर के साथ साथ गणेश सर की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो ऐसे हैं उनमें वो नए सारा डेटा जो आना ऐड सर करने चाहिए होंगे पूरा। वो करंट अफेयर्स से अब आएंगे। डिटेल डिटेल्स तो वहां से लेना पड़ेगा, और बहुत डायनामिक बनाया है। और सर एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे ये इंग्लिश ग्रामर वाला पार्ट देखते हैं ना, तो इसके अंदर जो 20 मार्क्स का पार्ट है पहला वाला, ठीक है ना, इसमें एक टॉपिक है प्रीपोजिशन, ठीक है। अगले जो 4 टॉपिक हैं, जैसे सेम वर्ड, फ्रेजल वर्ब वाला, इडियम्स वाला, ठीक है, इन सब का एप्लीकेशन लिखना है। मतलब वो
पहले जो ऑप्शन आते थे ना कि 2 ऑप्शन आपको एक दे रखे छांट हैं, तो लेना है। कई जिसको नहीं आता था वो राइट साइड पे लिख दिया या लेफ्ट पे लिख दिया, ऐसा होता था अक्सर। बिल्कुल। अभी इसको क्या है, एप्लीकेशन में प्रयोग करना पड़ेगा। ये है 20 नंबर, 5 टॉपिक है, तो अगर हम माने तो 4-4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन में प्रयोग करना पड़ेगा सबको। फिर इसका क्या है, मजबूत पकड़ मजबूत चाहिए, पकड़। क्योंकि सेंटेंस फ्रेमिंग करनी पड़ेगी आपको उसके साथ में। सर इसमें एक चीज और हो गई है, जैसे हम सभी ने देखा है कि पिछले 2021 से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि मुहावरे लोकोक्ति में मार्क्स ही नहीं आ रहे, क्योंकि वो सेंटेंस में वाक्य में प्रयोग करना होता है। अब की बार आपने देखा होगा शब्द युग्म को भी वाक्य में प्रयोग करना है। हाँ, तो जो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा व्याकरण हो है गया ना, व्याकरण को बहुत वैसा बना दिया है कि वो भी सब्जेक्टिव हो गया है एक टाइप से। तो इसके लिए सर आपको लगता है कि मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए ताकि फ्रेमिंग बेटर हो जाए? बिल्कुल फ्रेमिंग करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो एक चीज और भी बेसिक है। इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो न्यूज़पेपर वगैरह हाँ, मतलब पढ़ना चाहिए। मतलब फ्रेजल वर्ब्स वगैरह स्टूडेंट रट के चले जाते हैं लेकिन उनको फ्रेम करना नहीं फ्रेम आता, करना प्रॉब्लम ये यहाँ है। प्रॉब्लम और सर आंसर राइटिंग एक बेसिक चीज ये भी है, कोई भी आंसर राइटिंग हो जाए यूपीएससी का स्टेट पीसीएस का, उसमें जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का चयन, ये बहुत जरूरी है। आपको लिखना चाहिए शब्दों में, आपने पढ़ा बहुत विस्तार से, तो जब तक आप उसको टेस्ट सीरीज के माध्यम से नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस, तब तक शब्दों का चयन आ ही नहीं पाएगा बच्चों में। क्योंकि हमने पढ़ा बहुत चीज है सर, पेपर में हम डेली पढ़ते हैं, हम 10,000 20,000 शब्द माइंड में रखते हैं, उतारना हमें तो 600 शब्द, लेकिन ये कला वो प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस से सेम ये इंटरव्यू में भी तो होता है ना सर, कुछ बच्चों के रिटर्न में कितने अच्छे मार्क्स होते हैं, प्री में बहुत अच्छा अच्छे सर, अभी marks बात आते चल हैं, रही तो वो मैं नहीं एक और सवाल पूछ लेता हूँ। अभी यही टीम हम लोगों ने सारे 300 से ज्यादा मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए हैं सर, आप लोगों ने तो लास्ट ईयर भी आप लोगों ने कराया है। लास्ट रिजल्ट भी आपका अच्छा रहा था। बहुत शानदार रिजल्ट result वो रहा सब तो। आप लोगों की वजह से ये टीम वर्क करती है सर। जैसे अपन इंटरव्यू लेते हैं ना, तो ये चीज आप लोगों ने फील होगी ना की होगी कि मैच्योर स्टूडेंट्स के ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, उनका मॉक इंटरव्यू अलग होता है फ्रेशर्स से अगर जब कंपेयर करते हैं। प्लस में रिजल्ट भी यही बता रहा है, आरपीएससी भी यही बता रहा है कि भाई जो ऑलरेडी 60% सिलेक्टेड पे है 60%। हाँ, वो है, तो फ्रेशर्स के लिए अपने आप में चैलेंज है। आप क्या मानते हो, मतलब क्या कारण होते होंगे कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं वही फिर से सिलेक्ट हो रहे हैं, या अच्छी बुक्स पढ़ के जो लोग आए हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं? क्या कारण होते होंगे, ऐसा क्या चीज है? मैं हाँ। बताऊं सर, मेरा जहाँ तक मानना है कि जो आरपीएससी का जो आप डेटा बता रहे हैं, उसमें एक तो वो पहले से सरकारी सेवा में है, सरकार उन पर ट्रेनिंग पे खर्च कर चुकी है, वो सरकार के सारे व्यवस्था से अवगत हैं और उनका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, तो उनको लगता है कि जो यंग माइंड है उनको थोड़ा और टाइम देते हैं, वो उस व्यवस्था को समझें, प्रैक्टिस करें, तब आए। जो पहले से हैं बैठे हुए या जो जिन्होंने ट्रेनिंग ले लिया है, तो उनको अपर रैंक कहीं ना कहीं उनके इंटरव्यू में आंसर्स में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं Reflect होती। वो मैच्योरिटी लाना बहुत जरूरी उसमें है। 2 thoughts चीजें में। होती है कि एक तो नया स्टूडेंट में थोड़ा-सा अगर वो थोड़ी पढ़ाई कम करता है, स्टडी कम करता है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। उसको कई बार वो आरबीएससी, राजस्थान बोर्ड या फिर एनसीईआरटी के ऊपर फोकस नहीं करके सामान्य अगर कोचिंग के वो नोट्स किसी भी कोचिंग पीडीएफ के वाले चला वाले। गया, हाँ। तो फिर वो वहाँ पे हैंडल नहीं कर पाएगा। हाँ। और जैसे अगर इंटरव्यू कॉल हो भी गया उसका, तो उसको ये डर रहेगा कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूँगा? सिलेक्शन, क्योंकि जब हमारा नहीं हुआ तो हमें भी ये डर था कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ये सब कुछ नहीं होता, सिलेक्शन नहीं हुआ तो वही करेंगे जो करना होता है। ठीक है, एक बार फिर से अटेम्प्ट एक देना बार है। फिर से अटेम्प्ट करेंगे। और जो क्वालिटी सर्विस में है वो आराम से जाता है, अपने हाँ, लिमिटेड पढ़ाई करता है, वो exactly. लिमिटेड सोर्स से पढ़ता है, लेकिन अच्छा पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है। जैसे ये सिलेबस आ गया, अब वो सीधा फोकस करेगा निबंध पे। हाँ, वो ये सीधा चीज निबंध तैयार कर लेगा, अपने 40 निबंध तैयार किए और अपने ये काम चीज सही कह रहे हो आप। जो लोग ऑलरेडी जॉब में होते हैं ना, उनको टाइम को कैसे एफिशिएंटली यूज करना वो पता होता है, वो सिलेबस उठाएंगे। हाँ। वैसा नहीं होगा कि कहीं के नोट्स की कुछ मिले, उन्हें पता है कि ये टॉपिक मेरे को कहाँ से पढ़ना है, हाँ। कितना टाइम देना है। लेकिन जैसे बाकी जो फ्रेशर्स या प्रॉपरली जो बैठ के तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत सारा टाइम पीडीएफ कलेक्ट करने में वेस्ट अभी करते हैं। जैसे इसमें टॉपिक है नाजीवाद और फांसीवाद, अपने आरएस की मुख्य परीक्षा में पहली बार एड किया है। मैंने गूगल किया इसको, तो ओल्ड एनसीईआरटी 9th हाँ, क्लास का 2 चैप्टर है। बिल्कुल, दो बिल्कुल। चैप्टर है, हाँ, बिल्कुल। वो केवल फिर से लौट अगर वो 2 चैप्टर कोई पढ़ लेगा, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो 99 के 100% वो अटेम्प्ट करने का मतलब अटेम्प्ट करने में सफल होगा। अभी अगर यहाँ से नहीं पढ़ेगा, वो इसके अलावा कहीं से और पढ़ेगा, तो हो सकता है वो क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी से आएगा और वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। अभी एक ऐसा क्वेश्चन सर इस बार के मेंस में आया था एक ज्योग्राफी में, हाँ, एक क्वेश्चन था। जो रिवर्स का था, पैटर्न की जो अपनी पेनिनसुलर रिवर्स है और हिमालयन रिवर्स है, उनमें डिफरेंस पूछा था और 5 कीवर्ड्स दे रखे थे कि इनकी बेसिस पे आपको डिफरेंस बताना है। तो बच्चों को लगा था ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन आप पुरानी एनसीईआरटी उठा के देखिए 2019 वाली, उसमें साफ एक टेबल दी हुई नीचे और वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैम एक रोचक तथ्य और बताऊं आपको मैं, 2013 में जब पैटर्न चेंज हुआ है, तो 2013 से लेकर अब तक 3 बार जो है खनिज से सवाल पूछे गए हैं, और वो तीनों बार एनसीईआरटी 9th वाली है, 10th वाली एनसीईआरटी का चैप्टर है, उसमें Mention है। 5-6 खनिज दे रखे हैं, उसी से पूछ रहा है।
इसके अलावा बाहर तो जाएंगे ना। मतलब जॉब वाले लोग या जो ऑलरेडी 2-3 इंटरव्यू दे चुके हैं उनमें ये समझ आ जाती है हाँ, ये- एग्जाम की डिमांड क्या है। कि मुझे ये Selective पढ़ना हाँ, reading। है। वो बहुत सिलेक्टिव रीडिंग ये करते इसको हैं। हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कह सकते हैं। लेकिन नए स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो बहुत सारे पीडीएफ कलेक्ट करते वो हैं, collection फोकस करने ही की- नहीं कर हाँ, पाते ना किस चीज पे। collection लेकिन करने सर की- एक चीज और है, revision इसका ये नहीं मतलब नहीं है कि नए स्टूडेंट को घबराना है या नहीं, 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 नहीं। नए स्टूडेंट्स के लिए तो ये नया स्टूडेंट रैंक भी तो लाता ही है, ऐसे तो जो प्रॉपरली गाइड जिसको लोग कर देते हैं तो वो रैंक भी ला रहा है। नए स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि इस समय अब नया सिलेबस है ना, बिल्कुल। इस समय सभी इक्वल अब सब बराबर हो अब वो गए। इक्वल लेवल अब वो किस पाथ पे चलते हैं, या सिलेक्शन वाले पाथ पे चलते हैं या थोड़ा कंफ्यूज होके किसी और पाथ पे निकलते हैं, ये उनका डिसीजन है कि वो सही पाथ पे चले, तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। ये तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें अच्छा, revision सोर्सेज बहुत- भी मेरे ख्याल से फिक्स करने पड़ेंगे ना, बिल्कुल ज्यादा आप बार बार नहीं भाग हाँ सकते। सर, 50 चेंज बहुत करते हैं लोग। 50 किताबें पढ़ने की बजाय जो एक एक सोर्स उन्होंने उठाया ना, उन्हीं को 50 बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो वो ज्यादा हेल्प करेगा। तो सर ये तो आपकी ड्यूटी है कि आप Good बच्चों को point. ये बताएं कि ये Concise. वाला टॉपिक यहाँ से आप जो है नहीं, इसमें सर हम लोग प्रॉपर मतलब ये तो खैर हमारा ओवरव्यू हम Correct, लोग correct. देख रहे थे जी, सिलेबस पे, जी, जी। लेकिन सर हम लोग जो पूरी टीम इसी पे लगी हुई है कि एक एक टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन किया गया है, जैसे चाहे वो माउंटेन ही मेंशन क्यों ना हो, तो वो किस बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारा हम प्रीलिम्स मेंस इसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और वो बताएंगे। तो ये सारी चीजें तो हम लोग करेंगे। इवन मेंटोरशिप तो आप लोगों के अंडर ही होती है, तो वहाँ पे तो आप लोग देख लोगे इन चीजों को। तो ये हमारा नॉर्मल डिस्कशन था। बाकी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस जो है वो हम लोग एक बार और अच्छे से डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज करेंगे, है ना, और टॉपिक वाइज जो भी मेंस में जैसे टॉपिक मेंशन किए गए ना, जैसे सर मैं आज साइंस का ही देख रहा था, तो साइंस के जितने भी टॉपिक मेंशन किए गए प्रॉपर बुक है एनसीईआरटी की, उसमें एक एक चैप्टर वाइज दे रखे हैं, आरबीएससी में दे रखे हैं, फिर मैंने इनको पीवाईक्यू से भी मैच किया, इवन प्रीलिम्स में भी मोस्टली क्वेश्चन आपको मिल रहा है। बस आप बात की उठाना पड़ेगा आपको, राकेश सर ने शल क्रिया कर दिया सर। वो चीजें, और सेम ऐसे ही जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी पीडीएफ उठा ली नोट्स की और फाइटर वहां पे तो फिर फाइटर हो जाएगा आपके लिए। सीधी बात ये है कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत से भगोगे तो आरपीएससी कभी भी आपको इन नहीं करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, वो चाहे फिर इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो कहीं भी रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि अगर कट ऑफ इस हिसाब जाती है, थोड़ी सी बढ़ती भी है तो भी इतनी नहीं बढ़ेगी कि वो 400 चली जाएगी। हाँ, सही बात। हाँ, क्योंकि आपको अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, उस हिसाब से आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, प्री पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि प्री भी इजी नहीं ये होता है। आरपीएससी खुद कई बार बोल चुकी है। हाँ, सर आपने आंसर राइटिंग का बता दिया। वैसे अब इस बार हम लोग जैसे लाइब्रेरी का प्रोग्राम तो सर आता ही है, हाँ। और इंटरव्यू में भी हम लोग डेली मेंटोर करते हैं स्टूडेंट्स को, यहाँ 2 महीने हो गए हैं आप लोग आते हो। सेम एक आंसर राइटिंग का भी ऐसा ही प्रोग्राम आएगा, लाइव आंसर राइटिंग होगी डेली शाम को, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे, उन्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, तभी वो डिस्कशन वहीं पे होगा, वहीं पे कॉपी चेक होगी। तो ये हम सब लोग मिलकर जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बाकी सर डिस्कशन आराम से करेंगे। थैंक यू सो करेंगे। मच, है ना, और आप लोगों को क्लासेस जल्दी से आ जाए बस। ठीक ओके, है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।